के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली में जो यानी देश में जो सरकार है वही सरकार वहां भी है, कर्नाटक में भी है। और कर्नाटक के चुनाव की घोषणा के साथ साथ इधर जो अभी भाषण जो बयान सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खासकर उस बयान में वो कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, यानी एक मुद्दा यहां भ्रष्टाचार का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्नाटक में ये जो मुद्दा है वो क्या उल्टा नहीं पड़ जाएगा सरकार बीजेपी के ऊपर? आपके बाद सीधे आएंगे कर्नाटक से ही, बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं शिरीष कोयाल जी हमारे साथ, उनसे और समझेंगे, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की जो एकजुटता आने वाले दिनों में दिखेगी उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, उसमें कर्नाटक का चुनाव और उसके बाद अन्य जो 3 राज्यों के चुनाव हैं ये ज्यादा बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इसलिए बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हाँ, जहां तक बात नरेंद्र मोदी की है और आपने उनको सुनाया, हम सब लोग बड़े गौर से उनको देख रहे थे और उनकी भाषा सुन रहे थे। भाषा में तो कोई उनका है ही नहीं जवाब। डेफिनेटली वो पूरा पढ़ करके भाषण देते हैं और पहले से पूरी तैयारी करके आते हैं मोदी जी, तो उसमें तो बहुत बेहतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने किया और विपक्ष पर बड़ा जोरदार हमला किया। लेकिन जरा उनकी सूरत को आप देखिए, जिसमें आत्मविश्वास वो खुद कर रहे हैं, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई दिख रही, वो तमाम शिकन भी दिख रही है, एक थकावट और एक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए ऐसे तानाशाह की ये भावभंगिमा है जो लगता है उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है चुनौतियों का। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो अडानी को लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और हिंडनबर्ग ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी और दूसरे इस पार्टी के साथ जो रिश्तों को बेपर्दा किया है और ये आरोप लगाया है कि अब तक का ये सबसे बड़ी कारपोरेट लूट है एक तरह की, और उसको लेकर के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्ष के लोग जिस तरह से हमलावर हैं, जेपीसी की मांग को लेकर के सड़कों पर हैं, उसने नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें ही पैदा नहीं की हैं बल्कि एक बड़ा लेवल चस्पा कर दिया है। और सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि आने वाले चुनावों में और लोकसभा चुनाव तक ये अडानी का जो भूत है वो अब पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हमलावर है, आप उसको देखिए, उन्होंने तो सीधा आरोप लगा दिया है कि ये पैसा अडानी का नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी का है। जो 2 बातें उन्होंने कही हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा भ्रष्ट अब तक के प्रधानमंत्री हैं और सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, इससे पीछा छुड़ाना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल साबित होने जा रहा है। और ऐसे वक्त में जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला किया गया, कांग्रेस पार्टी पर हमला किया गया, उनकी सदस्यता रद्द की गई, फिर घर के लिए नोटिस भी आ गया, जबकि उसी मंच पर जोशी जी बैठे हैं और लंबे समय से वो सांसद नहीं है लेकिन उनका घर बरकरार है, लालकृष्ण आडवाणी का घर बरकरार है, और भी तमाम लोगों के घर बने हुए हैं और बने हुए हैं क्योंकि उनको हमला भी हो सकता है, ये भी आशंकाएं हैं। और राहुल गांधी तो उस परिवार से आते हैं जिसमें 2 लोगों की शहादत हुई। गांधी परिवार हमेशा ही इस तरह से सुरक्षा के घेरे में रहता है, लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से वो टॉर्चर कर रहे हैं, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूं, जो परेशान कर रहे हैं, उससे इस देश के लोगों की हमदर्दी गांधी के साथ हो रही है और उन लोगों की भी हो रही है जो राहुल गांधी के आलोचक रहे हैं। आरएसएस के तमाम लोग, भले ही आरएसएस पर प्रहार करने से मिलाए रहते हो वो, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी के साथ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो हवाइयां हैं वो सीधे तौर पर दिखती हैं कि अब मुश्किलों में वो घिर चुके हैं। वो है कि ये भ्रष्टाचारी सब एकजुट होकर के और वो बचाव के लिए आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जनता सब समझ रही है कि आपने क्या किया। एक अडानी को लेकर के जो 600 के ऊपर जो अरबपतियों के लिस्ट में था वो दूसरे नंबर का अरबपति हो गया। ये करिश्मा कैसे हुआ? अचानक उसको सारे एयरपोर्ट, सारे बिजली के प्लांट और न जाने क्या क्या उसके जेब में कैसे चले गए।
तमाम दुनिया की सरकारों से कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा, ये सवाल तो राहुल गांधी ने जो उठाया है वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये जो शिकन दिख रही है, जो थकावट है, ये जो चिंताएं हैं और ये जो मुश्किलें हैं, वो हम लोगों को सामने दिख रही हैं। जी जी, भारत शर्मा जी, अब आता हूं आपके पास, फिर कोयाल जी के पास आता हूं। थोड़ा सा हम भूमिका को और बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए कि जब कोयाल साहब के पास आए, शिरीष कोयाल जी के पास, तो कर्नाटक को लेकर के बहुत कुछ उनके पास हम ऑलरेडी दे पाए यहाँ से जो दिल्ली में चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा भारत जी, भ्रष्टाचार 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 अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी आपने भाषण सुना, और ये भाषण कल का है, एक्सटेंशन करवा रहे थे। उस आलीशान दफ्तर में आप जा चुके हैं, हम लोग साथ साथ गए हुए हैं, याद होगा आपको, बीजेपी का जो दिल्ली का जो दफ्तर है, उसी दफ्तर का एक्सटेंशन है वो, जहां भाषण दे रहे थे। लेकिन अदानी के मामले को अगर देखा जाए तो वो भी भ्रष्टाचार का ही मुद्दा बनता है, जिस पर राहुल गांधी हमलावर हैं। तो भ्रष्टाचार, तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार की बात यहां सामने आ रही है, अगर देखा जाए, गौर फरमाया जाए प्रधानमंत्री की बातों पे तो। और सबसे बड़ी बात ये कि अदानी के मसले और देश में, क्योंकि अभी पिछले शनिवार को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 20 करोड़ रुपए आए कहां से, ये भी पूछा है। और उसके बाद सोमवार मंगलवार को जब भाषण दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पैसा अडानी का नहीं बल्कि मोदी जी का है। मतलब सीधा सीधा आरोप मोदी जी पे। सवाल कि कर्नाटक का चुनाव और उससे पहले अदानी का मामला, यानी अदानी के साये में पहला चुनाव हो रहा है, ऐसे देखा जाए सीधा उसमें। अब किस रूप में देखा जाए, क्या इससे बचने के लिए अपनी लकीर भ्रष्टाचार के नाम पर, कि दूसरे जो हैं वो बहुत हमसे भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं, या पूरे भ्रष्टाचारियों का कुनबा जो है एकजुट हो गया है और यही कहने और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये माना जाए? क्योंकि वहां गले तक मतलब फंसी हुई है, अटके हुए हैं, बीजेपी अटकी हुई है, ये माना जाए, या कुछ और? जरा आपकी टिप्पणी के बाद फिर सीधे आएंगे कोयाल साहब, क्योंकि वहां पे वो देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, तो उनसे और विस्तार से समझेंगे। भारत शर्मा, असल में जी जी जी, असल में मुझे लगता है कि कल जो मोदी जी का जो भाषण जो उन्होंने कल दिया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर, ये 2014 से पहले का भाषण था, जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ धरने पे बैठे हुए थे और रामदेव काला धन और पीले धन की बात कर रहे थे। ये उस दौर का भाषण है, अब का नहीं है। अब आप 9 साल सत्ता में रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मनमोहन सरकार के समय का कनुमोझी से लेकर ए राजा, सुरेश कलमाड़ी सब जेल गए थे, लेकिन इनके 9 साल के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। तो अब ये कहना कि सारे भ्रष्ट, और जो भ्रष्ट हैं वो सब इनकी पार्टी में है, और ये बात मतलब ये कोई किसी से डूबी हुई छिपी हुई बात नहीं है। चाहे आप हेमंत विश्व शर्मा की बात कर ले, या आप बंगाल के तमाम जो शारदा नारदा घोटाले के आरोपियों की बात कर ले, वे सब। तो अब बात यह है कि जब आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं, तो वो कहां हो रहे हैं? कांग्रेस के साथ हो रहे हैं या बीजेपी के साथ हो रहे हैं? ये एक सवाल है। दूसरी चीज जो कल जो एक बड़ी जो बात केजरीवाल के जिस भाषण की आप बात कर रहे हैं, उसी भाषण का एक अंश और भी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ईडी और सीबीआई किस तरीके से अडानी के प्रॉपर्टी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कई उदाहरण दिए, कई पोर्ट्स के उदाहरण दिए, कई कंपनी, अंबुजा सीमेंट का उन्होंने उदाहरण दिया, जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच हुई, और उसके बाद फिर करीब 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो सारी की सारी कंपनियां अडानी साहब ने खरीद ली। एक और मैं आपको बताऊं, ये एक बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड है। अभी इस पर बात क्यों नहीं हो रही? हालांकि केजरीवाल ने कल जरूर इस पे हिंट किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एमएसएमई जो प्रॉफिटेबल हैं, वो सारे प्रेशर डालकर अडानी उनको खरीद रहे हैं। ऐसे मेरे को कई कारपोरेट के लोगों से जिनसे मेरे थोड़ा बहुत परिचय है, उनसे जो बातचीत हुई है, उसमें ये बात निकल के आया है कि एक तरीके से उन पे इतना प्रेशर बनाया जाता है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के अडानी साहब के भरोसे और वो यहाँ से निकल जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यही जो चीजें हैं, देखिए अब जो स्थितियां जो बन रही हैं, जो आप कह रहे हैं अडानी की छाया, निश्चित तौर पर ये छाया इतनी जबरदस्त है इनके ऊपर, क्योंकि अब ये 2024 तक ना तो ये पार्लियामेंट चला पाने हैं एक भी दिन, अब नहीं चलेगा हाउस, ये बिल्कुल तय हो गया है। जब तक या तो राहुल गांधी की वापसी होगी,
कोर्ट इस पे स्टे लगाएगा और उसके बाद जिस तरीके से आज एक जो हमारे एक सांसद की वापसी हुई है, उसी तरीके से ये राहुल गांधी की अगर वापसी करते हैं तभी ये हाउस चला पाएंगे। अगर ये राहुल गांधी की वापसी नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2024 तक अब कोई भी सत्र नहीं चलने वाला। हर सत्र में सारा विपक्ष काले कपड़े पहन के पहुंचेगा। अब तो ये दौर विधानसभा में शुरू हो गया। हमने कल गुजरात के भी फोटो देखे जिसमें काले कपड़े पहनकर तमाम विधायक आए थे। तो ये एक अलग तरीके की पूरे विपक्ष को इन्होंने एक लड़ाई में झोंक दिया। दूसरी एक और जो चीज आप देखने में जो अभी आ रही है, आप देखिए उस दिन राजघाट पर कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस ने इनको परमिशन, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, उसके बाद कार्यक्रम हुआ। कल इन्होंने फिर एक इन्होंने तो वो मशाल जुलूस निकाला, उसकी परमिशन नहीं थी, वो कल फिर हुआ, उसके बाद भी हुआ। अब कांग्रेसी इस बात पर तैयार हो गए कि आप परमिशन दें या ना दें, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं और हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये चीज मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी थी। कम से कम मैं यहाँ की इस देश की राजनीति को जब से मैं देख समझ रहा हूं, मैंने तो आंदोलन बहुत सारे देखे हैं और बहुत सारा कवर भी किया है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि अगर पुलिस परमिशन नहीं दे उसके बाद भी लोग बिल्कुल ये कहकर चले जाएं। या तो किसान आंदोलन था जो बिल्कुल धरने पे बैठ गया था दिल्ली की पूरे बॉर्डर को क्रॉस करके, या फिर अभी हमको कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं जो लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो भ्रष्टाचार जिस तरीके की जो बात कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि एक तरीके का सेल्फ गोल है। मोदी जी अपने विकास की शौचालय और इसकी बात करें तो हो सकता है उन्हें कुछ वोट मिल जाएगा, उज्ज्वला योजना की बात करें, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल उनके ऊपर खड़े होंगे, ये निश्चित तौर पर। और इसका असर कर्नाटक और आज जो बहुत सारे जो एग्जिट पोल भी कुछ टीवी चैनलों पे आ रहे हैं जिसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। अब वो कितने सच है वो आने वाला समय बताएगा। जी राजीव जी। जी जी, योजनाओं पे बात करें। कल भी मैं कह रहा था कि योजनाओं पे बात होनी चाहिए और सरकार को अपनी योजनाओं को बताना चाहिए। 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री और इस सरकार ने दावा किया कि 11 करोड़ लगभग शौचालय बनाए, लेकिन उसके बाद भी अतीक अहमद को शौचालय नहीं उपलब्ध हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि योजनाएं कहाँ हैं। खैर, आना चाहता हूँ सीधा शिरीष कोयल जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूँ कर्नाटक में क्या हो रहा है। शिरीष कोयल जी, कर्नाटक में तो ऐसा हो रहा है कि हर हफ्ते प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आते हैं, कोई ना बस उद्घाटन पे उद्घाटन, भाषण पे भाषण, और कोई असली मुद्दे नहीं है। या मतलब जहां तक बीजेपी का सवाल है, कोई असली मुद्दे नहीं है। जब से ये सरकार पिछले 1-1.5 साल से यही चल रहा है, हिजाब, टीपू सुल्तान तो जैसे वापस आ गए हमारे बीच, यही चल रहा है मतलब। और बस पूरे पन्नों की एड्स, डबल इंजन सरकार, ये वो, असल पे कोई बात नहीं हो रही मतलब जहां तक बीजेपी का सवाल है। तो बड़ा शैलो ये चल रहा है मतलब। जी जी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बस तैयारियों में कौन आगे दिखाई दे रहा है अभी? देखिए, चुनाव की तैयारियां तो ऐसी चल रही है। मैंने सुना है ये कि कोई मुफ्त, खैर मुफ्त ही रहेगा, कोई टीवी बांट रहा है तो कोई अनाज बांट रहा है, कोई साड़ियां बांट रही है, ये कोई पेपर में छपेगी नहीं, ये सब चल रहा है। और ये भी मुझे पता, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा उसे। और बस और जहां तक बीजेपी के विपक्षी हैं, जेडीएस और कांग्रेस, वो अपनी यात्राएं और उनका जो प्रचार है वो बड़ा लो की है, इतना ये नहीं है। तो देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, आज शुरुआत हुई है, चुनाव की घोषणा हो गई। जो बाद में जुड़े हैं आप सबको बता दूं कि कर्नाटक में चुनाव की घोषणा आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने कर दी घोषणा। और 224 सीटें हैं विधानसभा की कर्नाटक की, जिसमें से 117 सीटें आज की तारीख में बीजेपी के पास हैं, 69 यानी 69 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस के पास और 32 सीटें जेडीएस के पास हैं। लेकिन अब क्या ये 117 सीटें बरकरार रहेंगी? 14 महीने की सरकार थी जेडीएस और कांग्रेस की सरकार 2018 में, जिसे गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाई थी। और कांग्रेस के कुछ लोगों को तोड़ा था, जेडीएस के लोगों को बाद में तोड़ा और उसके बाद सरकार बनी। ये सब आप सब जान चुके हैं, कथा कहानी खत्म। अब नई कहानी शुरू होने जा रही है और उसकी शुरुआत आज से हो गई।
कर्नाटक पर नजरें टिकी हुई हैं और उस पर बहुत सारी बातें हम करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, यहां से लेकर के कर्नाटक तक और उसमें विपक्षी एकता और उसमें नीतीश कुमार का बयान, क्योंकि लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार चुप हैं, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज साफ साफ कह दिया, जो सुन लिया आप लोग भी, साफ साफ उन्होंने कहा कि अदालती मामले में आज तक 17 साल के करियर में मैं कभी भी नहीं बोला और इसलिए नहीं बोल रहा था, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है और मैं इंतज़ार कर रहा हूं, 2 बार दिल्ली से लौट के आ गया हूं। और क्या, और एक तो नीतीश कुमार, यहाँ जो नीतीश कुमार अलग हैं, चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बात यहाँ बिल्कुल ख़त्म। दूसरी बात सावरकर को लेकर के, जिस पर तनातनी बताई जा रही थी शिवसेना की तरफ से, लेकिन वो तनातनी भी खत्म है या थी ही नहीं और ज़बरदस्ती मीडिया के सामने लाया जा रहा था। एक बात आपके पास आऊं उससे पहले सूचनार्थ अपने दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके तुरंत बाद, इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप प्रशांत टंडन जी का ही एक लाइव इंटरव्यू देखेंगे। सावरकर का सच वो बताएंगे कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या कुछ चल रहा है। तो सावरकर वीर हैं नहीं है, ये तमाम बातें वहां होंगी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद। आप ज़रूर देखिए हमारा जो डीबी डायलॉग जो चल रहा है इन दिनों, उसी डायलॉग के तहत। तो इस कार्यक्रम के आखिर तक आप जुड़े रहिए और सीधे हम वहां तक ले चलेंगे आपको, जहां प्रशांत जी इंटरव्यू लेंगे अशोक कुमार पांडे जी का और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस देश में सावरकर को लेकर के। प्रशांत जी, चलिए, ये सूचना देनी थी इसलिए दे रहा था, लेकिन आपसे सीधा, चाहे सावरकर का मामला हो यानी शिवसेना का मामला हो, चाहे इधर नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू का मामला हो, दोनों जगह आज एक हरी झंडी इस ढंग से दिखाई दी कि नहीं, यहां सब कुछ ऑल इज वेल। और क्या यहीं से जो चुनौती और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कल, उसमें जो भय, जो डर दिखाई दे रहा था, उसकी शुरुआत होती है क्या? राजीव जी, विपक्षी एकता की जो मौजूदगी है वो कितनी ताकतवर है, ये मोदी जी के भाषण से अंदाज लग गया, क्योंकि उनके भाषण का जो सार है वो विपक्षी एकता को लेकर है। तो मैं 2-3 चीजें विपक्षी एकता, शिवसेना और जेडीयू के मद्देनजर और कर्नाटक इलेक्शन, इन 2 चीजों पे अपनी बात रखूंगा और मोदी जी के भाषण। देखिए, विपक्षी एकता और शिवसेना के साथ जो है, मेरे ही प्रोग्राम में शिवसेना की जो डिप्टी लीडर ऑफ हाउस हैं, कुछ दिन पहले उनका मैंने इंटरव्यू किया था, प्रियंका चतुर्वेदी का, और उस वक्त ये बात पहली बार सामने आ गई थी कि ये जो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस होगा। ये बात तय हो चुकी है। अब वो उसका जारी घोषणा कब होगी, वो बैनर कब उसका निकलेगा, पोस्टर का, वो एक समय की बात है। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, यानी उसमें 3 पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रकार के यूपीए 3 जिसको आप कहेंगे, वो यूपीए 3 का हिस्सा होंगे। अब ये सावरकर वगैरह का जो डिबेट है, उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है। देखिए, शिवसेना हो चाहे जेडीयू हो, तमाम सारी जो पार्टियां हैं, उनकी अपनी कुछ कुछ पोजीशंस होती हैं जो राज्यों के हिसाब से होती हैं, और इस स्तर पर जिसको कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक काम करती है, वो एक सिस्टम। सावरकर को लेके, सावरकर मराठे और वहां पे कोई भावना हो सकती है जिसमें शिवसेना आलोचना नहीं करेगी सावरकर की, लेकिन गांधी तो कर रहे हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। एक मीडिया क्रिएशन था और उसका कोई मतलब नहीं था, और वो मतलब आपके शुरुआत में ही आपने उसको साफ कर दिया। जहां कुमार की बात है, मैं याद दिला दूं राजीव जी कि नीतीश कुमार जब बीजेपी से निकले तो सोनिया गांधी से बात करके निकले थे, 2 बार, और उसके बाद वो लगातार संपर्क में हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार जो पूर्व जनता परिवार है
यानी जनता पार्टी के तमाम सारे जो ऑफशूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, जो कहीं समाजवादी पार्टी के नाम से है, तो कहीं आरजेडी के नाम से है, तो कहीं बीजेडी के नाम से है, तो कहीं तेलुगु देशम के नाम से है, ये कभी ना कभी जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं। नीतीश कुमार उन सब से संपर्क में है। तो अब विपक्षी एकता का एक डायग्राम क्या होगा वो फौरन नहीं आएगा, लेकिन एकता है और वो नरेंद्र मोदी के भाषण में उसकी चिंता दिखाई दे रही। उनको मालूम है कि अब ये विपक्षी एकता टूटने वाली नहीं है जी। अब उसमें दो नए प्लेयर आए, उनकी बात मैं जरूर कर दूं, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। देखिए, विपक्षी छाते के नीचे और कांग्रेस के छाते के नीचे आना अब सबकी मजबूरी है। अगर वो नहीं आएंगे तो उनका वोट बैंक खिसकेगा। अरविंद केजरीवाल ने बहुत साल से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निजी हमले बंद कर दिए थे। बिल्कुल। यहां तक वो बात आ गई कि उनको बी टीम का नाम दे दिया गया। वो नए काम कर रहे हैं जी। ये मजबूरी है बी टीम का टैग छुड़ाना। ममता बनर्जी एक डिस्टेंस बनाए हुए थी कांग्रेस से, बनाए हुए हैं भी अभी भी, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा। और आप देखिए कि उनकी पार्टी में भी महुआ मोइत्रा किसी और तरफ चलती हैं, वो खुलेआम राहुल गांधी कप लेती हैं, डेरेक ओब्रायन पार्लियामेंट में कुछ और उनका रुख होता है और ममता बनर्जी कुछ और रुख होता है। और अभी आप देखिए कि दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मिले हैं बंगाल से ही। एक सागर दीघी चुनाव में, उपचुनाव में, जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस लेफ्ट के अलायंस ने जीता। और अभी 3 दिन पहले एक चुनाव हल्दिया पोर्ट काउंसिल का, 19 की 19 कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को चली गई। ये संदेश है, ये संदेश थोड़े थोड़े आ रहे हैं कि मतदाता की तरफ से कि बी टीम नहीं चलेगी, या तो आप इस तरफ हो या उस तरफ हो। तो विपक्षी एकता विपक्षी पार्टियों की मजबूरी होगी अपनी कंस्टिट्यूंसी को बचाने के लिए। अब उसको उसमें कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो जनता खुद संदेश दे रही है। मोदी साहब के भाषण में एक दो बात मैं कहूंगा जो प्रोफेसर रविकांत ने कही थी, काफी बातें। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विदेशी ताकतों की बात वो करते हैं बार बार, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात केवल उनके सपोर्टर नहीं सुन रहे हैं, वो विदेशी ताकतें जिनको वो कह रहे हैं वो भी सुन रही हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं। कल ही राहुल गांधी के निष्कासन पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट राहुल गांधी को इनवाइट कर चुकी, वहां वो भाषण दे के आ गए। क्या राहुल का नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें जो हैं हमारी सरकार को हिलाना चाहती हैं, तो क्या उनका इशारा अमेरिका और इंग्लैंड की सरकारों पर है? ये इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री के तौर पर बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है पूरी दुनिया में, और खासकर उस वक्त जब आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विरोध है, और मुझे लगता है कि मोदी साहब के जो स्पीच राइटर्स हैं उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि उनके भाषण को विदेश नीति का एक बयान भी माना जाएगा। ये केवल ताली पीटने की बात नहीं है। तो इसलिए उनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, राजीव जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी नहीं उठा सकती। फोटो टैग है अडानी जी के साथ, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने दिखा दी। राहुल गांधी जिस वजह से गए
संसद के बाहर, उस शब्द के पीछे भी चोर है, दो शब्द उसमें कॉमन है, मोदी और चोर। तो उसमें भी वो भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं, इस वजह से वो संसद के बाहर गए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये तीनों देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए लेके भागे हुए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दे पे जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे। और एक आखिरी चिंता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलेक्शन वो हेट स्पीच में राजनीतिक पार्टियां धर्म को ना जोड़ें। इलेक्शन कमीशन को इसका ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ध्यान इलेक्शन कमीशन को ये देना चाहिए कि अब कर्नाटक में आज से इलेक्शन चालू हो गए, तो ऐसा ना हो कि कल से वहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के कैंप ऑफिस खुल जाए बेंगलोर में और विपक्षी नेताओं पे रेड चालू हो जाए। ये लेवल प्ले फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ये दौर में केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी लोगों को, विपक्षी दलों को, नेताओं को टारगेट ना करें, क्योंकि वो ये परिपाटी चल रही है कि इलेक्शन अनाउंस हुए या कोई बड़ी घटना हुई और विपक्षी दलों के यहाँ ईडी, सीबीआई की रेड पड़ गई जी। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें। और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, इन सब के बीच एक खबर और भी है कि आज लक्षद्वीप के सांसद, उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है, ये खबर भी है। और इसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा कार्यालय ने, सेक्रेटेरिएट ने उन्हें बहाल कर दिया है। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भी लोकसभा की सदस्यता शायद बहाल हो जाए। किंतु परंतु बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा हम कर ही रहे हैं, करेंगे आगे भी। धनंजय कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, देखिए आप जहां बैठे हुए हैं धनंजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कुछ भी कर लीजिए, महाराष्ट्र की चर्चा तो हो ही रही है इन दिनों। चाहे सावरकर का नाम लीजिए, चाहे शिवसेना का नाम लीजिए, चाहे कर्नाटक का नाम लीजिए। कर्नाटक का नाम भी लेते हैं तो कर्नाटक को आप शेयर करते हैं बॉर्डर कर्नाटक के साथ में, इसलिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आप हमारे इस पैनलिस्ट जो हमारे जितने हैं उनमें हैं। आपसे समझना चाहता हूँ धनंजय जी कि ये जो सब कुछ चल रहा है, 2-3 दिन बातें होती हैं कि अरे शिवसेना जो है वो अलग हो जाएगा, इतनी सारी बातें होने लगी कि उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी से मिल जाएंगे और उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे और फडणवीस जो हैं वो बन जाएंगे सीएम, और इसके साथ साथ टाटा बाय बाय हो जाएगा महाविकास आघाड़ी का और यहीं से शुरुआत होगी बिखराव की, विपक्षी एकता नहीं बिल्कुल भंग हो जाएगा। ये सब कुछ, ये सारी बातें, कितनी सच्चाई है इन सब बातों में, जरा समझा दीजिए धनंजय जी। देखिए, जो बीजेपी का जो शासन है, जी का जो पूरा तंत्र है वो जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र का क्या हाल है वो हम संसद में देख चुके हैं। उनके 3 तंत्र हैं। तंत्र में एक है मोदी जी के जो अमीर दोस्त हैं, झूठ है। दूसरा तंत्र जो है उनका ईडी सीबीआई है और तीसरा तंत्र उनका जो है वो गोदी मीडिया है। इनमें से किसी एक को हटा दीजिए तो देखिए मोदी जी कमजोर हो जाते हैं। जनता से मोदी जी को कोई लेना देना नहीं। इसलिए आप देख लीजिए कि खास करके आप जितने चुनाव 2019 के बाद हुए हैं, कहीं क्या अपने किसी योजना का जिक्र कर रहे हैं? किस योजना की बात करेंगे? किस योजना की बात कर रहे हैं? कोई योजना उनके पास नहीं है। अब भ्रष्टाचार योजना उनके पास है जो उनके लिए है। वो क्या है, पहले जाकर के पूरे मोहल्ले में जाकर के, जैसे हमारे गांव में वो आता है ना भंगार देने वाला, लोहे का सामान, वो कांच, तो पहले गांव में जाकर के आवाज लगा आता ताकि सब लोग निकाल कर रखें अपना भंगार। तो वही मोदी जी जो भ्रष्टाचार का जो लगाते हैं पहले जाकर के, तो उससे क्या होता है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमारा मोल मिलने वाला है। और फिर जो है उसके बाद ईडी सीबीआई को भेजते हैं कि इसमें से देखो कौन कौन निकलता है, निकाल के लाओ उसको। उसके बाद जो है कुछ लोगों को पहुंचा देते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनको पहुंचा देते हैं अडानी जी के पास, और जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको ले आते हैं बीजेपी के पास कि आ जाओ। अब भ्रष्टाचार का इस तरह से देश से सफाया हो जाता है, भ्रष्टाचारी फिर कोई रहता नहीं है।
ये हमने लगातार देखा है। अब आपने कहा उद्धव ठाकरे की बात, तो देखिए सावरकर का जो प्रसंग है, अगर मैं शिवसेना की शुरुआत की बात करूं तो सावरकर से तो शिवसेना की शुरुआत हुई नहीं, और शिवसेना की जो शुरुआत हुई थी वो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन के तौर पे हुई थी और मराठीवाद को लेकर के हुई थी कि मराठी लोगों को रोजगार मिले। तो 90 के बाद जब दुनिया बदली तब हिंदुत्व उसमें आया, और चूंकि सावरकर से या जो हिंदुत्व का उस समय जो घोषित था वो बीजेपी के लोग ही थे, संघ के लोग थे, बाकी तो कोई ऐसा शिवसेना या क्या कहते हैं हिंदू का कुछ कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई ऐसा संगठन नहीं था। तो शिवसेना ने हिंदुत्व को चुना और शिवाजी महाराज, हालांकि शिवाजी महाराज जिनके नाम पे पार्टी चलाई वो तो उस तरह के हिंदुत्व की बात करते नहीं थे जिस तरह के हिंदुत्व की बात आरएसएस के लोग करते रहे। तो मैंने कभी बहुत मुखर तौर पे उनको नहीं देखा, लेकिन सावरकर के लिए थोड़ा उनके मन में शौक था। उसकी वजह मराठीवाद है, वो मराठी तौर पे देखे जाते हैं सावरकर। अगर आप पवार की बात लीजिएगा तो पवार भी थोड़ा सावरकर को लेकर के, और यहाँ लोगों में एक भाव है हल्का सा। लेकिन मैं बोलूं कि सबसे किसी के लिए भाव है महाराष्ट्र में, भावनात्मक तौर पे महाराष्ट्र किसी व्यक्ति हुए हैं तो दो लोग हैं। एक तो जो आते हैं शिवाजी महाराज, दूसरे अंबेडकर का जिक्र आता है। और अंबेडकर जी के साथ मैं जोड़ दूं, बहुत चर्चा आजकल हो रही है जो सावित्रीबाई फुले की या जो महात्मा फुले है, दोनों की बात होती है। तो महाराष्ट्र में जो जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें से ये कहना कि शिवसेना फिर जाकर के मिल जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यह सिर्फ पूरी अफवाह है। जब से जो है पार्टी टूटी है तभी से ये बातें चल रही हैं। लेकिन ये तय मान लीजिए शिवसेना कांग्रेस के साथ है, महा विकास आघाड़ी एकजुट है और बीजेपी को पसीना छूट रहा है। इसलिए उनके मीडिया के लोग या कहिए उनके समर्थित पत्रकार जो आजकल राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर चर्चित हैं चैनलों पे, उनका एजेंडा है ताकि वो बार बार भ्रम फैलाएं। आप गौर कीजिए, यही भ्रम बिहार में चलता रहा। लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो आज गए, आज उनसे मिले, आज फलाने से मिले, आज ठिकाने से मिले, और नीतीश कुमार जो है वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। अभी जब राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट से सजा मिली तब भी ये बात खूब उभरी कि नीतीश कुमार का कोई स्टैंड नहीं आ रहा है। हालांकि ललन सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन उसको मीडिया ने दबा दिया। और गोदी मीडिया कहिए या बिहार में भी जो मीडिया है उसको भी मैं लगातार देख रहा हूं, तो वो सब जो है बीजेपी के एजेंडे के साथ चल रहे हैं। अभी देखिए सम्राट चौधरी वहां पे बनाए गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो ऐसे लग रहा है कि पूरा कुशवाहा समाज जो है उनके इर्द गिर्द आके खड़ा हो गया। सम्राट चौधरी इतने बड़े नेता है ना, लेकिन सच है कि सम्राट चौधरी बिहार में कुशवाहा जाति के प्रतिनिधि नहीं है। कुशवाहा जाति के अगर कोई प्रतिनिधि थे तो वो जगदेव प्रसाद जी थे। उसके बाद जो बड़े नेता के तौर पे उभर के आते हैं वो आलोक मेहता है। फिर आप आइए कि जो बड़े नेता के तौर पे उभर के आते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी स्थिति खुद ही खराब कर ली। लेकिन अभी संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया के सांसद वो बड़े नेता के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि उस समय भी वो जीत गए जब बीजेपी की आंधी चल रही थी। नीतीश कुमार को भी 2 ही सीट मिली थी, 2 सीट में से एक नालंदा की सीट थी, दूसरी पूर्णिया की थी। तो कुशवाहा समाज बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। उत्तर प्रदेश में जो कुशवाहा समाज के साथ या कहिए कि मौर्य जी के साथ जो बीजेपी ने किया कि नाम आगे करके मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ा गया और जब जीत मिली तो योगी जी बन जाते हैं मुख्यमंत्री। तो ये बिहार में भी फिर से चर्चा हो गई है कि अगर वोट आता है बीजेपी को कहीं जीतने लायक तो गिरिराज प्रधान या मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह मोदी जी के असली प्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि वैसे ही भाषा बोलते हैं जिसमें जो है पढ़ाई लिखाई का असर नहीं है, झूठ बोलते हैं जिसमें वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। ऐसी तमाम चीजों के लिए गिरिराज सिंह बड़ा फेमस है। अब कर्नाटक की बात पे आऊं कम शब्दों में, तो कर्नाटक देखिए, मैं पिछला 3 चुनाव में देख रहा था, 2008, 2013 और 2018। आप अगर गौर कीजिए तो कांग्रेस के वोट प्रतिशत लगातार बढ़े हैं। 2008 में 35% वोट, 2013 में 36% वोट हुए और 2018 में 38% वोट हुए। सीटों में भले कमी ज्यादा हुई लेकिन वोट प्रतिशत लगातार बढ़े हैं। अब फिर आइए कि जो स्थिति वहां पे है,
कांग्रेस हमेशा इसलिए बदनाम रहती है कि कांग्रेस में अंतर कलह है, और वहां भी खूब उछाला गया था कि डी शिव कुमार और सिद्धारमैया जो है एक साथ नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी की पदयात्रा हुई उसमें सब जाहिर हो गया कि भाई दोनों मिले हुए हैं, दोनों को साथ लेकर के राइट लेकर राहुल गांधी दौड़े रैली में। फिर जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मौजूदा दौर में खड़गे साहब से आते हैं। तीसरी बात मैं देखता हूं कि जो मुस्लिम वोट है वो इस बार पूरा कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि इधर उधर हम जब जाते हैं क्षेत्रीय पार्टियों में या कहीं और बढ़ते हैं तो कांग्रेस उससे कमजोर होती है। और बीजेपी ने जो पिछले कुछ सालों में कर्नाटक में किया है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान राजनीति को उभारा है, चाहे हिजाब की बात हो या टीपू सुल्तान की बात हो या और किसी तरह की बातें हो। अभी देखिए क्या किया, 4% जो आरक्षण दिया हुआ था देवेगौड़ा साहब ने 1994 में मुसलमानों को, बीजेपी ने उसको हटा दिया, मोदी जी ने हटा दिया उस आरक्षण को। तो इससे मुस्लिम समाज पर असर तो पड़ेगा। एक बात सही है कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे जो 10% का आरक्षण दिया गया है लोगों को, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन 4% किस लिए अचानक आपने हटा दिया चुनाव? जी जी जी। तो ये सारी चीजें वहां की जनता देख रही है, और मुझे लगता है विकास के नाम पे शून्य है, भ्रष्टाचार के नाम पे वो जो माइलेज लेना चाह रहे हैं वो नहीं लेने वाले हैं, मिलने वाला है इस बार। इसलिए कि भ्रष्टाचार से 2014 के पहले ही भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, और आज स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार में खुद ही आकंठ डूब गए हैं। और केजरीवाल के शब्दों में कहें तो मोदी जी इस देश के भ्रष्टतम प्रधानमंत्री हैं। जी राजीव जी जी जी। दीपक पासपोर्ट जी, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना बीजेपी के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? हम लोग बात कर रहे थे कि मोदी जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी, लेकिन अगर आप और उसको स्टडी करें तो पीछे जो लोग बैठे थे बार दिखाया गया, उनकी आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी न तो उनसे नजरें मिला पा रहे हैं, और वो लोग जो ताली बजा रहे हैं, खासकर आप देखिए गडकरी साहब जो तालियां बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेटिव पूरा कि लोग मुझे कम से कम भाई तालियां बजाते देख लें। क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ था कि संसद के अंदर किसी बात पर, जब मोदी जी के बात पर सारे लोग मेजे थपथपा रहे थे, तो गडकरी जो थे उनके हाथ जो थे वो शांत थे, उन्होंने मेजे नहीं थपथपाई थी। उस समय मीडिया में बड़ी जबरदस्त तरीके की क्या गडकरी जो है वो इनसे नाराज है क्या? इसके पहले भी गडकरी के साथ एक दो बार ऐसी बातें हो चुकी थी। तो उसमें आप पीछे विजुअल देखिएगा, मुरली मनोहर जोशी जिस हिसाब से, खैर मुरली मनोहर जोशी खून के आंसू ही रो रहे हैं, वो तालियां क्या बजाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से भरसक कोशिश की कि दो चार थोड़ा दोनों हथेलियों को मिला दिया जाए, समझे कि वो भी ताली बजा रहे हैं। मैं तो ऑडियंस के अभी बहुत ज्यादा हम विजुअल नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी सी ग्लिम्सेस आपने दिखाए हैं, जो झलकियां दिखाई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि मोदी अपने ही लोगों के बीच बड़े एकालाप जैसे कर रहे हैं। आपने जैसा नाटकों में होता है कि एक कलाकार संवाद करता है, माना जाता है कि इससे बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी भी है, उन्हें दल में बने रहना है, तो सुनने का भी नाटक कर रहे हैं और वो तालियां बजाने का भी एक तरह से आप नाटक कर रहे हैं। यही विजुअल अगर 5-6 साल पहले का होता तो आप मानिए कि उनकी एक एक बात पर जो है पूरा का पूरा जो है सदन जो है, सारे के सारे ऑडियंस है, वो पता नहीं क्या क्या मोदी मोदी चिल्लाने लगता और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती। वो उसकी मात्रा निश्चित रूप से बड़ी कम हुई है। और भ्रष्टाचार के बारे में इसलिए वो बोल रहे हैं ताकि जिस तरीके से ये होता है कि कोई बच्चा किसी को मारता है, लेकिन उसे मारने पीटने के लिए माँ बाप आए, उसके पहले वो जोर जोर से रोने लग जाता है कि देखो इसने मुझे मारा है। प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज जो है एक ऐसे अकेले व्यक्ति की है जो अपनी बातें कहे जा रहा है, लेकिन उसको वो बहुत अच्छा उसे रिसीव नहीं किया जा रहा है उनकी अपनी ऑडियंस के द्वारा। दूसरी बात में आऊं कि अब कर्नाटक वाली जो बात है, कर्नाटक के बारे में हम जान रहे हैं, अभी शिरीष जी बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद करता हूं कि इस समय आप जब अगली बार उनके पास जाए तो वहां के और ज्यादा कुछ डिटेल जानकारी हमको दे सके कि अभी वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाले में क्या पिक्चर इमर्ज होगी। हम जैसे बार बार बोल रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव इतना अहम है कि मानो कि ये लोकसभा के पहले का एक तरह से सेमीफाइनल की तरह है। तो यहां हमें देखे जाने की जरूरत है कर्नाटक में कौन पार्टी क्या परफॉर्म करती है। जो आंकड़े जो बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस का जो वोट शेयर बढ़ा है, केवल वोट शेयर ही नहीं बढ़ा है, आप देखिए कि पदयात्रा के दौरान कर्नाटक में बड़ा लंबा समय
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने गुजारा था। और कर्नाटक में ये बात साबित हो गई थी, क्योंकि पहले जब आए थे तो केरल से निकले थे वो अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा में, लेकिन कर्नाटक ऐसा राज्य था जहां उनकी अपनी सरकार नहीं थी, लेकिन वहां पे उन्हें जो रिस्पॉन्स मिला था उससे पता चलता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है वो वहीं से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसके बाद राहुल, देखिए वो एक पढ़ा लिखा लोगों का स्टेट है, दक्षिण भारत के हम मानते हैं, एक तरह से संस्कृति का केंद्र रहा है। वे समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत अन्यायपूर्ण है। जो कैम्ब्रिज का भाषण हुआ, उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, उन्हें निकाला गया, उसके बाद उनका बंगला खाली करने की बात कही गई है, तो क्या ये बातें वहां पर रिसीव नहीं होंगी? यही वो चिकमगलूर था जिसने, वहीं का चिकमगलूर था जिसने कि पुराने कांग्रेस के इनके पुरखों को शरण दी थी अपने क्षेत्र में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक के इलेक्शन पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, गोदी मीडिया का व्यवहार है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया एक पार्टी के रूप में काम कर रहा है। इस भ्रष्टाचार की आप कल के अखबारों को उठा के देखिए, ऐसा लगेगा कि कोई दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति जो है वो भारत के जो विपक्षी दल है उनके भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा है। कल का अखबार जो होंगे, सारे अखबार होंगे, वो पता चलेगा कि गोदी मीडिया किस तरीके से एक पार्टी के रूप में रोल अदा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है राजीव जी कि आने वाले कुछ समय में, और अब जैसे चुनाव घोषित हो गया है, तो कर्नाटक में जो कुछ होगा उसका इंपैक्ट हमें चारों तरफ दिखाई देगा। विपक्षी एकता भी मजबूत होगी और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। राजीव जी। जी जी, महत्वपूर्ण चुनाव। लेकिन इस महत्वपूर्ण चुनाव में अडानी का मामला, क्योंकि उसके बारे में अडानी का नाम ले ना लें, लेकिन भ्रष्टाचार का नाम जब जब आएगा तो अडानी सबसे ऊपर होंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या इस रूप में माना जाए कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जब पदयात्रा में थे तो उस समय भी 40% जो कट मनी की बात होती थी वो बात आज भी है, हालांकि उसको और अच्छे से बताएंगे शिरीष कोयाल जी। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कि क्या हम अडानी के इर्द गिर्द अगले जितने चुनाव हैं, कर्नाटक का चुनाव सबसे पहले उसमें, उसको देखेंगे? निश्चित तौर पर राजीव जी, अडानी तो केंद्र में रहेंगे ही रहेंगे, और अडानी के इर्द गिर्द ही सारे चुनाव अब जो है वो घूमेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी भी जो है वो अपने जो भाषण था वो बता रही है कि बेचैनी बढ़ रही है, और अडानी केंद्र में है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे। दूसरा जो राजीव जी एक बड़ी बात हुई कर्नाटक में, जो मुझको लगता है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंतजाम कर दिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते 8 साल तक, ये तो इंतजाम कर दिया ना। तो कांग्रेस की अगर सरकार बन जाएगी 2024 में तो खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और खड़गे आते कहां से? कर्नाटक से आते हैं। तो कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो खड़गे अपने आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो बन ही नहीं सकते, मोदी जी ने इंतजाम कर दिया है। तो ये संदेश भी अब जाना चाहिए कर्नाटक में कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो खड़गे जो है वो कर्नाटक से भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस के बन सकते हैं। कर्नाटक में संदेश जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जिस तरीके से जाकर के खड़गे जी का अपमान करके आए वहां कर्नाटक में छतरी के मसले को लेकर के, और खड़गे जी सवाल पूछ रहे हैं अडानी को लेकर के, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं आप कर्नाटक में ही जाकर के। तो मुझे लगता है ये कन्नड़ अस्मिता जो है उस पर भी एक हमला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जाकर के किया, खड़गे जी को इस तरीके से बेइज्जत करके। तो यह मसला भी एक कर्नाटक में होगा। मुझे लगता है कांग्रेस इसको लेकर के कर्नाटक में जाएगी निश्चित तौर पे। ये अभी मुद्दा है या नहीं है तो श्रीष गोयल जी जब अपनी बात रखेंगे वो बताएंगे कि अभी ये मुद्दा है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको वहां मुद्दा निश्चित तौर पर बनाएगी। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सरजमीन पे ही जो है कर्नाटक के सुपुत्र जो है खड़गे जी उनका अपमान किया, ये भाव एक निश्चित तौर पर एक मुद्दा भी होगा। और जो 40% कट मनी का जो मसला है वो तो है ही, वो तो राहुल गांधी भी वहां कई बार बोल करके आए, अभी गए थे पिछले दिनों तब भी फिर कट मनी की बात करके आए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने कट मनी की बात की। तो ये तो वहां कट मनी मतलब है वहां, और ये कट मनी 40% की बात जो है किसी और ने थोड़ी कही थी, ये तो भाई जो जिसने आत्महत्या करी वो तो बाकायदा संघ का स्वयंसेवक था, और संघ का स्वयंसेवक झूठ बोल के थोड़ी मरेगा। जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में वो यही है कि वो संघ का कार्यकर्ता था जिसने आत्महत्या की, और 40% का जो आरोप लगाया वो संघ का कार्यकर्ता था। और आप देखिए कि जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं,
जिन सज्जन के ऊपर आरोप लगे, जिन मंत्री जी के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री किस तरीके से बात करेंगे? दूसरा, राजीव जी, जो प्रधानमंत्री भी भाषण हम लोगों ने जो क्लिप सुनी उनकी, उसमें देखिए कितना विरोधाभास है। एक तब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है, तो जब भारत का डंका बज रहा है तो वो कौन सी विदेशी ताकतें जो भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं? यानी प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और अगली बार अपनी ही बात को तुरंत काट देते हैं कि नहीं नहीं मैंने गलत बोला था, असली बात तो ये है। यानी प्रधानमंत्री खुद कह देते हैं कि डंका नहीं बज रहा है और जो हो रहा है वो भारत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो ये प्रधानमंत्री की सारी चीजें, मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव जो इन सारी चीजों के गुजरेगा, ये सारी चीजें कर्नाटक में मुद्दा बनेंगी। राहुल गांधी भी अब वहां समय देंगे, खड़गे जी भी अब वहां समय देंगे, दिल्ली भी चलेगा और कर्नाटक भी चलेगा। दिल्ली में आंदोलन भी चलता रहेगा, राज्यों में चल रहे हैं जिस तरीके से वो भी सब चलते रहेंगे, और कर्नाटक में भी जो है निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें होंगी। और जिस तरीके से वहां चर्चा चल रही है कि जेडीएस और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं भी लड़ते हैं अगर मिलकर के भी, तब भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहां जो है वो कुछ एज है। और चूंकि ये सरकार भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती छीनी थी, सरकार का जनादेश तो मिला नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरीके से सरकार चली है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से जनादेश का अपमान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में ना ले पाए कि फिर से जनादेश का कोई अपमान कर दे। मुझे लगता है जनता जो है स्पष्ट जो है वो इस बार वहां जनादेश देगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का अपमान ना करने पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनादेश का अपमान ना हो। शिरीष कोयल जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास, और जरा ये बताइए कि दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, संसद का जो दोनों सदने हैं वो नहीं, वहां कार्यवाही नहीं हो पा रही है, और उसके अलावा राहुल गांधी की बात हम लोग देख ही रहे हैं, उनके इर्द गिर्द ही सब कुछ चल रहा है। ये सब जो है, ये मुद्दे भी वहां असरकारी साबित हो सकते हैं क्या, या इन मुद्दों की चर्चा भी हो रही है क्या? लोकल मुद्दे जो हैं वो तो हैं ही, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं लोग, और आप कह भी रहे थे, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं। लेकिन जो बात यहां अमलेंदु जी कह रहे थे, एक इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे थे कि आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, दलित समुदाय से आते हैं, राहुल गांधी के ऊपर अगर ये जो केस अभी हुआ है और ये ऐसे ही चलता है तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे में डबल इंजन की सरकार तो इधर कांग्रेस की भी बन सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सरकार, इस रूप में भी देखा जा रहा है क्या? मुझे पता नहीं ये कितना सच है। देखिए अमलेंदु जी, कांग्रेस अभी जो राहुल गांधी की सदस्यता हटा दी गई है, उसको उस बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट क्या फैसला लेगा। और जैसे अभी हमने जिक्र किया, लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है, तो हो सकता है, मतलब ये जरूर लोगों को समझ आ रहा है कि एक रेकलेस भाषण दे दिया राहुल गांधी ने 2019 में, और ये बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ कि एक सदस्यता हटा दी, मतलब इतने जल्दी अपना तंत्र काम कर रहा है। ये बात जरूर लोगों के दिमाग में रहेगी। पता नहीं अदानी वाला मामला है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता हटा लेने का मामला ये लोगों को खलेगा शायद, और उनके ध्यान में रहेगा। तो कांग्रेस को अगर ये चुनाव जीतना है तो उन्होंने इस बात को कैपिटलाइज करना चाहिए। जी कैपिटलाइज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कांग्रेस आगे क्या कुछ करती है ये भी समझेंगे। प्रशांत टंडन जी, किस रूप में देखा जाए, यहाँ दिल्ली और कर्नाटक दोनों को जोड़ के देखा जा सकता है क्या? देखिए, शुरू में जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक इलेक्शन। बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बीजेपी का जो दक्षिण भारत का जो गेटवे है, एकमात्र फुटहोल्ड है, वो कर्नाटक है। और कर्नाटक में अगर आप कर्नाटक के बीजेपी का इतिहास देखें तो अनंत कुमार थे, जब दुनिया में नहीं है, तो अनंत कुमार ने बीजेपी की वहाँ पे बुनियाद रखी
तरीके से आप कह सकते हैं। और उसके बाद अनंत कुमार के बाद जो बड़े नेता हुए वो येदियुरप्पा हुए। अब येदियुरप्पा भी एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है ये चुनाव में, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। वो लिंगायत समाज से आते हैं, तो एक जो सोशल बैंडविड्थ है कर्नाटका की बहुत डाइवर्स है, और उसमें कांग्रेस के पास अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये बियॉन्ड डाउट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और अब नेशनल लाइमलाइट में है, और धारा प्रभा कन्नड़ भाषा बोलते हैं, और वो कर्नाटक का हिस्सा जो मराठी भाषा बोलता है तो मराठी प्रभा बोलते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी शख्सियत होंगे कर्नाटक के इलेक्शन में। दलित समाज से आते हैं। डीके शिव कुमार वो कलीग हैं। तो जितने भी चाहे जो कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, वो कोई ना कोई एक बड़े सोशल सेगमेंट को समेट रहे हैं। और बीजेपी का क्योंकि वहां पे सत्ता में है, तो दोनों पार्टियों के लिए बड़ा क्रूशियल इलेक्शन होगा ये। और इलेक्शन के पोल परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस का पोल परसेंटेज था 38, बीजेपी का था 36 के साथ उनके पास 104 सीटें थी, बीजेपी कांग्रेस के पास 80 सीटें थी, 37 सीट जेडीएस की थी। मुझे लगता है कि अभी तो बहुत शुरुआत है, आज चुनाव की घोषणा हुई है, कैसे आगे चलता है। लेकिन कांग्रेस का वहां पे जो अभी पिछले महीने में वहां गया था बेंगलोर, और सुरेश जी वहां है, तो कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी वहां पे, ये बात तय है। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट होगा, कांग्रेस वो अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखाई भी दिया था कर्नाटक में। तो इन सब का एडवांटेज वहां पे है। और मोदी साहब अकेले कितनी नैया पार करा पाएंगे देखने वाली बात होगी। जो बात मैंने पहले कही थी मैं रिपीट कर दूं कि इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए कि वहां पे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स अपने दफ्तर ना खोल दे कल के बाद से। तो कर्नाटक इसलिए बड़ा क्रूशल होगा बीजेपी के लिए। और अगर कर्नाटक बीजेपी हारती है तो वहां से बीजेपी का जो साउथ का फुट होल्डर निकल जाएगा। तो बीजेपी जो कि पहले से ही माना जाता है कि एक नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, और उस नॉर्थ इंडिया की पार्टी का जो परसेप्शन है उस पर एकदम मोहर लग जाएगी। और उसी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब है जी। कर्नाटक में पिछली बार जरूर 28 में से 25 सीटें आ गई थी, उसका असर अब इसमें भी होगा कि अगर उनके ऊपर ये मुहर लग जाती है कि ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, तो बीजेपी के लिए उस परसेप्शन से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। भारत शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है अभी, उसका असर भी हम देखेंगे क्या? हमको लगता है क्या कि इसका असर भी इस चुनाव पे पड़ सकता है? एक सिंपैथी जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई दे सकती है, सहानुभूति देख सकते हैं हम क्या? क्योंकि राहुल गांधी लगातार, और जैसा अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि और सबसे लंबा वक्त शायद भारत जोड़ो यात्रा ने वहां गुजारा था, 18 दिन भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी, और उस दौरान बहुत कुछ और बहुत लोगों का जुड़ाव देखा गया था। उस दौरान हमारे साथ शिरीष गोयल जी जुड़े भी थे और वहाँ जो कुछ था वो बता भी रहे थे। आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के राहुल गांधी, वहाँ भी राहुल गांधी, यहाँ भी राहुल गांधी, उस वक्त राहुल गांधी संसद से निष्कासित नहीं हुए थे, इस वक्त निष्कासित हैं। उस वक्त राहुल गांधी के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। अभी राहुल गांधी
गांधी को 2 साल की सजा है, हालांकि वो सजा निलंबित है, तो बहुत कुछ है। हालांकि इसके बाद अभी सप्ताह भर में बहुत कहानियां बदल जाएंगी, ये भी साफ लग रहा है, जैसे उनके वकील बता रहे हैं। राहुल गांधी के वकीलों का जो कहना है, उस आधार पे ये दावे के साथ कह रहा हूं कि सप्ताह भर में बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे। लेकिन आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तब आप कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी को कहां पाते हैं? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का कितना असर जनता के बीच में होगा नहीं होगा, वो तो मुझे लगता है कि उसका तो एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन एक जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है देखने में आ रही है, वो ये है कि पहली बार, मतलब कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है कि ये अलग अलग नेताओं की अपनी पार्टी है, हम लोग पहली बार कांग्रेस के सारे नेताओं को एक साथ खड़े होकर राहुल गांधी के लड़ते हुए देख रहे हैं। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो ये कहा जाता है आमतौर पर कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को ही हराते हैं, तो पहली बार कांग्रेस एकजुट हुई है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, या इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली थी, उसके बाद उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता उसको रिचार्ज कर दिया है बहुत ज्यादा। और अगर कार्यकर्ता अगर एकजुट होकर वहां पर अगर, या किसी भी स्टेट में, कांग्रेस अभी इतनी कमजोर नहीं है कहीं पर भी, कि अगर कांग्रेस के सारे नेता अगर इकट्ठे होकर एक साथ अगर सरकार बनाने की कोशिश करें तो वो सरकार ना बना पाए। अगर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ स्टेट की छोड़ दूं बात, बाकी कम से कम कर्नाटक की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर सारे कांग्रेसी या सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर ये ठान लें कि हमको सरकार बनानी है तो वे सरकार बना ले जाएंगे। एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी, मैं एक चीज और थोड़ा जोड़ना चाह रहा था, वो सवाल से इतर है। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा आरएसएस के ऊपर भी नजर रखना चाहिए। आरएसएस आने वाले 20 साल की प्लानिंग करता है, ऐसा लोग कहते हैं, और आरएसएस जो आज बोलता है वो आने वाले समय में उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। और अगर हम मोहन भागवत के भाषण अभी लगातार देखें, जब वो जातिवाद की बात करते हैं कि ये जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, जब वे वेदों की बात करते हैं कि वेदों में कुछ भी लिखा गया है इसका पुनर्लेखन होना चाहिए, या अभी उनका जो मुखपत्र है पांचजन्य, उसमें ये लिखा है कि वेदों में गौवंश खाने की और गौकशी की अनुमति थी। तो अगर इस तरीके की बातें अगर आरएसएस के द्वारा की जा रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आरएसएस इस बात को समझ गया है कि जो डिवीजन आप धर्म के नाम पर जो कर रहे हैं, या जो जातियों के नाम पर जिस तरीके से अम्बेडकराइट्स का एक नया पूरा का पूरा सेक्टर खड़ा हुआ है, और वो जिस तरीके से जो मनुवादी ताकतें हैं या जो आरएसएस है खासतौर पर उससे लड़ने की जो बात कर रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि आरएसएस डरा हुआ है और वो इस तरीके के स्टैंड ले रहा है। तो ये जो स्टैंड है ये बीजेपी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आम जो लोग हैं वो आरएसएस और बीजेपी को अलग करके नहीं देखते हैं। ये बात अलग है आरएसएस के लोग ये बोले कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, या बीजेपी वाले ये कहे कि आरएसएस अलग संगठन है हमारा, लेकिन आम लोगों की जो धारणा है वो ये है कि वो दोनों को अलग अलग नहीं करते हैं। दूसरी एक और जो चीज है वो ये है कि पिछले कुछ समय से ओबीसी के अंदर एक बड़ी नाराजगी पैदा होती चली जा रही है बीजेपी और आरएसएस को लेकर, जो अभी तक नहीं थी। मतलब एक ओबीसी उनका एक वोटर था, लेकिन जो उनका जो कोर वोटर था वो भी उनसे खिसकता जा रहा है। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, खासकर जो आर्थिक स्थितियां जो है, जो जॉब का मामला है, या जो दूसरी जो सारी चीजें वो भी इसमें आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम जो आरएसएस जिस तरीके से अपनी भाषा बदल रहा है, ये भी इस बात का इंडिकेशन कर रही है कि जो जिस पगडंडी पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, या पूरी बीजेपी जो हिंदुत्व के नारे पर चल रही है, ये नारा आने वाले 5-7 साल में सब खत्म हो जाएगा। और आपको फिर केवल और केवल जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो स्टेट का जो स्टेक है, जो हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल बॉटम में है हेल्थ और एजुकेशन पर काम करने के लिए, और सबसे ज्यादा जो खर्च कर रहा है वो राजस्थान कर रहा है। हालांकि कांग्रेस को इसको भुनाना चाहिए। जो राइट टू हेल्थ जो लेकर आया है राजस्थान सरकार, जिसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस बात के लिए आपने बाध्य कर दिया कि वो लोगों को मुफ्त में इलाज दें, और जिसके लिए पूरा जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, मुझे लगता है ये क्रांतिकारी कदम है इस देश के अंदर, जिसके ऊपर अलग से बात की जाना चाहिए, राइट टू हेल्थ के ऊपर। और ये निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस अगर इन स्कीम्स को लेकर अगर लोगों के बीच में जाती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो आप देखेंगे कि आने वाले समय में काफी जो चीजें हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें आपको काफी मतलब लोग उससे जुड़ते हुए आपको महसूस होंगे। जी भारत शर्मा जी, लेकिन काफ़ी
बड़ी रैली निकाली थी प्राइवेट अस्पतालों ने, उसके ओनर्स ने, डॉक्टरों ने। अभी कल ही वो तस्वीर देख रहे होंगे। और कल शाम को खबर ये आई कि कुछ सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसके डॉक्टर भी इसके समर्थन में आ गए हैं। अगर ऐसा होगा, क्योंकि इसको लोग जो हैं वो दूसरे हिसाब से देख रहे हैं और भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो असल में बीजेपी बातों से 100% मैं भी वो बीजेपी प्रायोजित, वो पूरा जो आंदोलन है वो बीजेपी प्रायोजित है। और अगर मैं वही आपसे कह रहा हूं, अगर कांग्रेस लोगों को ये बात समझाने में अगर सफल हो गई कि राइट टू हेल्थ उनके अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि देखिए हमारे देश में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता हुआ खर्च, बहुत बड़ा कारण है। और अगर ये बात अगर कांग्रेस लोगों को समझाने में सफल हो जाती है कि इस अधिकार के बाद आपका जो स्वास्थ्य का खर्चा है वो कम हो जाएगा, आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आपको मुफ्त में इलाज मिलेगा, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम, जनता को यह बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो सारी जो आपको रैलियां जो दिखाई दे रही है इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और अब राइट टू हेल्थ, ये सब कांग्रेस की देन है और ये बहुत ज़रूरी कदम है। और उसी राह पर राजस्थान सरकार चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र भी कर रहे थे हमारे साथी भारत शर्मा जी। और बहुत गंभीर बातें बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, और यही समझने की हम यहाँ कोशिश भी कर रहे हैं। आना चाहता हूँ धनंजय कुमार जी आपके पास, और एक बार अब चर्चा को समापन की ओर ले जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इस चर्चा के तुरंत बाद प्रशांत टंडन जी का इंटरव्यू भी देखना है हमें। अशोक कुमार पांडे जो लेखक हैं और इतिहासकार हैं और सावरकर का सच लेकर आ रहे हैं प्रशांत टंडन जी, वो भी देखना है, क्योंकि सावरकर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। और आज तो और भी ज़्यादा चर्चा में थे, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही थी कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से सावरकर पर लिखे हुए जितने भी ट्वीट्स थे उसको मिटा दिए हैं, क्योंकि सावरकर के जो पोते हैं उन्होंने कहा है, धमकी दी है राहुल गांधी को कि आप ट्वीट्स मिटाइए वरना आपके ऊपर डिफामेशन का केस कर दूंगा। लेकिन ये गलत और भ्रामक खबर है जिसको फैलाया जा रहा है। तो यानी कि ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को यहाँ भी ट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर सावरकर की सच्चाई क्या है? सावरकर ने सचमुच माफ़ी मांगी थी या नहीं मांगी थी? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब प्रशांत टंडन जी तलाशने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के बाद। ज़रूर जुड़िए, उस कार्यक्रम को देखिए। अभी आना चाह रहा हूँ अब धनंजय जी आपके पास। किस रूप में देखा जाए कर्नाटक की बात से इतर हम अगर यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि अब विपक्षी एकता जो है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है? जैसे राहुल गांधी के इर्द गिर्द, यानी राहुल गांधी के समर्थन में सब सारे धीरे धीरे आ गए हैं, 19-20 पार्टियां आ गई हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने भी आज बयान दिया है और जो कुछ चल रहा है उस पर, और पूरी की पूरी जो उन्होंने अपनी आस्था जताई है इस एकता के ऊपर, विपक्षी एकता के ऊपर। इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल भी राहुल गांधी के साथ है। तो अब देखा जाए, ये माना जाए कि कांग्रेस के नेतृत्व में आगे यूपीए 3 बनते हुए हम देखेंगे। देखिए सर, दिनकर की एक कविता से बात करूं, कुछ पंक्ति है, 2 पंक्ति है दिनकर की कविता की, वो आज के विपक्ष पर लागू होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कविता है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो समय जो अपराध लिखता है उनके जो तटस्थ होते हैं। जब युद्ध का काल आता है, महाभारत उसका बड़ा ये है, या वर्ल्ड वार भी जब हुआ दुनिया में तो भी उसका उदाहरण है कि आपको जब सत्य और असत्य के बीच युद्ध चल रहा हो, जब झूठ और सच के बीच चल रहा हो, जब पाप और पुण्य के बीच चल रहा हो, तो आपको कोई एक किनारा पकड़ना पड़ता है, आप किधर खड़े होंगे। तो जो आज जो कह रहे हैं, कोई अगर कहता है कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी हम गठबंधन करने जा रहे हैं, तो हवा में तीर मार रहा है, खुद भी गिरेगा, तीर के साथ खुद भी उड़ जाएगा और कहीं जाके गिरेगा। तो अभी ये वक्त है, ऐसा वक्त है जिस वक्त में जनता बहुत प्रताड़ित है। और ये जो भोपू मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, मैं बताऊं, जनता में उनके प्रति भी बहुत भयंकर असंतोष है, गुस्सा है। जो दीपक भाई ने कहा कि गोदी मीडिया जो चैनल हैं वो भी एक जो है पार्टी के तौर पे लड़ रहे हैं, वो गलत नहीं कहा, उन्होंने पूरी अक्षरशः सत्य कहा। और आज ये साबित हो रहा है जिस तरह से उनके खिलाफ
तंत्र खड़ा हो गया है, जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और कह रही है मीडिया हमको गुमराह करते रहती है। और जिस तरह से लगातार देख पा रहे हैं लोग, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज बची हुई है बीजेपी के पास, मैं आरएसएस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि बीजेपी जो है वो सत्ता को हथियाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकती है। राहुल गांधी को जैसे वो एकदम क्या कहते हैं आपाधापी करके, या कहिए कि एकदम तत्काल जो है उनको संसद सदस्यता उनकी खत्म करना, जैसे तैसे मामले को बना करके जो है वो कन्विक्ट कराना, फिर जो है एक दुष्प्रचार करना, फिर अभी जो सावरकर की आपने अभी बात कही कि सावरकर के पोते ने कहा कि केस कर देंगे तो वापस ले लिया। अरे गांधी और सावरकर की कोई तुलना हो सकती है क्या? सावरकर की गांधी के बिना तुलना नहीं हो सकती। जैसे चर्चा गोडसे की तभी होती है जब गांधी की बात करेंगे, वैसे ही सावरकर की चर्चा भी तभी होगी जब गांधी की बात करेंगे। तो गांधी अकेले सबसे लड़ने में अकेले सक्षम है, वो गांधी तब और गांधी आज। जो राहुल गांधी है उन्होंने भी बता दिया कि जब पूरा विपक्ष भ्रम की स्थिति में था, घबराया हुआ था, तब राहुल गांधी ने अकेले मोर्चा संभाला और ईडी सीबीआई या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते रहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी नहीं निकाल पाए। जब कुछ नहीं निकल पाए तो उन्होंने आगे किया अदालत को, कि अदालत में लोग बोलेंगे नहीं कुछ, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि अदालती मामलों में मैं बोलता नहीं हूं। तो बहुत लोग बचना चाहते हैं, उनको डर भी लगता है बहुत लोगों को अदालत की अवमानना की बात न हो जाए। लेकिन जो हुआ वो जनता देख रही है, और मैं कहूं कि सवाल तो सब पे किए जा सकते हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के कोई और लोग। क्योंकि आप जो जनता को दिख रहा है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता को बोलने का अधिकार है। अगर आप कहेंगे केस करके डरा देंगे तो ये जो है संविधान का अपमान कहलाएगा। और राइट टू फूड हो या राइट टू हेल्थ हो या राइट टू एजुकेशन हो, वो सब कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है और उसको लागू करवा सकते हैं आप। ये भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं बहुत सहमत नहीं हूं भरत जी से कि वो बीजेपी प्रायोजित है। देखिए, जो एक वर्ग है, मिडिल क्लास वर्ग है, वो अपनी मेहनत से लड़ करके आता है आगे, बहुत संघर्ष करके आगे आता है, और उसको जब आप दबाने की कोशिश करेंगे या सारी चीजें अलग करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो चिढ़ जाता है। समझिए, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन में 25% आरक्षण जो है लेने की बात है कि गरीबों को 25% सीट जो है सीटें मिले। यहाँ मुंबई में मैं देखता हूँ अस्पतालों में भी है कि 25% हॉस्पिटलों में गरीबों को दिया जाए स्थान। अगर 100 सीट का हॉस्पिटल है तो 25 सीट पे गरीबों का इलाज होगा बेड पे। लेकिन होता क्या है, अब देखिए उसमें व्यवहारिक तौर पे मैंने देखा, चूंकि मैं राइटर एसोसिएशन में हूं तो कई बार लड़ता हूं उनके लिए। व्यवस्था ये है कि जो बीपीएल लोग हैं उनको सुविधाएं मिलेगी, जिनकी आमदनी 36,000 से कम है या 36,000 है उनको ये सुविधा मिलेगी। अब बताइए, बम्बई शहर में ढूंढने पे आपको नहीं मिलेगा जिसकी आमदनी 3,000 रुपया महीना। यहाँ पे जो राजीव गांधी ने 1986 में, जिस इलाके में मैं रहता हूँ कांदीवली में, चारकोप उस इलाके को कहते हैं, 1986 में इस जगह की भूमि पूजा हुई थी और यहाँ पे गरीबों को घर दिया गया था। दीपक भाई जानते होंगे, और प्रशांत जी जब आए थे मुंबई तो हमने उनको इलाका दिखाया था। आज जो घर वो 15,000 में मिले थे, 15,000, 20,000, 25,000 में, आज वो सारे घर 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ के हो गए। अब बताइए, आज यहाँ झोपड़पट्टी भी जो है वो 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख में बिकती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मुझे लगता है इन सब बातों से ज्यादा जनता इस बात पे है कि सिलेंडर महंगा हो गया, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है और उनको जो है इलाज नहीं मिल रहा है, ये सारी उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। और जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं लोग, नेता लोग, और नेता लोग झूठ नहीं केवल बोल रहे हैं, नेता लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, जनता सब देखती है। और वो जनता जो किसी तरह अपना गुजारा कर पा रही है, अपनी इज्जत बचा पा रही है, वो परेशान है और वो जनता लड़ना चाहती है इन सब चीजों के खिलाफ। मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी वजह से विनिंग पॉइंट है। और ये जो मीडिया, एक और बात कहूं कि मीडिया भी देखिए, अभी मीडिया का मैं देख रहा था कि त्रिशंकु विधानसभा घोषित कर रहे हैं कि वहां जो है कर्नाटक में त्रिशंकु आने वाला है। ये क्या है? ये मीडिया जो है एक पार्टी के तौर पर लड़ रही है। त्रिशंकु विधानसभा किस आधार पर आप ला रहे हैं? कोई तर्क तो गढ़िए। अब ये अलग बात है कि जैसे गुजरात में हो गया वैसे कुछ करामात कर दें।
अब हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है कि भाई हमने तो वोट दिया था कांग्रेस को, वोट चला गया, बीजेपी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस के लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि वोट इधर से उधर कैसे हो जाता है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें। कर्नाटक अभी देखेंगे हम, कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है। हाँ, मीडिया के जरिए कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, और मीडिया ऐसे भी इन्फ्लुएंसर तो है ही, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल भाषण दे रहे थे, दीपक जी क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा आपसे, तो वो कह रहे थे कि हम उनमें से नहीं हैं, हमारी पार्टी मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं खड़ी हुई है। ये साफ साफ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले आज से कुछ साल पहले, 20 साल पहले, खासकर 84 की बात वो कर रहे थे कि उस समय हम लोग 2 सीटों पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद देखिए हम कहाँ पहुँच गए। तो बहुत सारी तारीफ अपनी कर तो रहे थे इस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में, लेकिन बात यहाँ सीधी आती है कि जब चुनाव का समय आता है तो सबको मीडिया तो दिखाई देता ही है, और मीडिया को अपने हिसाब से लोगों ने मैनेज कर रखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्लोजिंग कमेंट ये कि क्या आपको भी लगता है कि अब विपक्षी एकता जो है वो एक धुरी के रूप में वहां कांग्रेस है, और कांग्रेस के इर्द गिर्द ये एकता हम अब बनते हुए देख रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, आपके सवाल के जो 2 सेक्शन है, पहली बात है वो कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया के जरिए नहीं बने हैं वगैरह वगैरह। मजेदार बात ये होती है कि मोदी जी जो कुछ कहते हैं वो अगले दिन उनके ठीक विपरीत नजर आ जाता है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान कि हमारा जो बीजेपी का जो चेहरा है वो अखबार के विज्ञापनों के जरिए नहीं चमक रहा है, और उसके ठीक अगले दिन देश के जितने 11 बड़े अखबार थे उसमें जितने एडिशन थे, हर अखबार के 20-20, 25-25 एडिशन जो थे, सब में फ्रंट पेज पर मोदी जी का विज्ञापन था। कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो चेहरा चमकता है वो श्रम के पसीने से चमकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक महिला उनका पूरा मेकअप करते हुए दिख रही है, शायद उनकी कोई मूर्ति बन रही थी। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो बड़े तुरंत आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मानना पड़ेगा कि उनकी हिम्मत को मानना पड़ेगा, मोदी जी की हिम्मत को, कि इसके बावजूद वो एक के बाद एक जो है वो गोले दागते ही रहते हैं, और धन्य है उनके समर्थक जो उस बात को विश्वास भी कर लेते हैं। तो लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है भ्रष्टाचार के मामले को वापस बार बार रिपीट करके अपनी सरकार पे लगाए, खुद पे लगाए, अडानी के संबंध में लगाए आरोपों की बात नहीं कर रहे हैं, उसका वो खुलासा भी नहीं कर रहे हैं, उसका कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो भ्रष्टाचार विपक्षी दलों के ऊपर डाल रहे हैं। ये अपेक्षा तो पहले से थी। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमको लगता है कि मोदी उस स्टेज पे आ गए जब वो कहेंगे कि देखिए एक ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ सारे भ्रष्टाचारी एकत्र हो रहे हैं, सारे अपराधी एकत्र हो रहे हैं, तो इस लाइन को पकड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए मेरा यह कहना है कि कर्नाटक एक बहुत ही आदर्श भूमि हो सकती है, जहां पर जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बारे में, और जो भारत शर्मा जी ने भी जो बताया, ये बहुत सारे कांग्रेस के जो राज्य हैं, कांग्रेस प्रणीत जो राज्य हैं, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं जिस राज्य में बैठा हूं छत्तीसगढ़ में तो ऐसी ऐसी योजनाएं सामने लाई गई हैं। अभी देखिए जून से यहां पर भी हर किसी को पूरी तरीके से मुफ्त जांच, इलाज और ऑपरेशंस भी जो होंगे वो सरकार की तरफ से होंगे। जितने भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल जो लगभग 23 बड़े अस्पताल हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जितने जिला अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब जगह कैश काउंटर्स खत्म हो रहे हैं। तो ये बात जो है कहां पर लाएं, तो मुझे लगता है कि कर्नाटक एक बहुत ही ऐसी आदर्श भूमि हो सकती है कि जहां पर इन मुद्दों को लेके अपने जितने भी अच्छे अच्छे जो जन सरोकार के जो काम कर रही है ये सरकारें कांग्रेस की, उसको एक बड़ा पैकेज लेके लोगों के सामने जाए। आपको याद होगा कि 15 साल की जो रमन सरकार थी उसको केवल एक बात में, एक घोषणा से, और वो भी अंतिम समय में की गई कांग्रेस के द्वारा, और उसे पूरी की पूरी बाजी पलटती थी। उन्होंने घोषणा कांग्रेस ने ये कर दी थी कि अगर हमारी सरकार आए तो किसानों को कर्ज माफी हो जाएगी। कर्ज माफी हुई, उसके बाद लगातार राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत वो लगभग 12 किस्तें दी जा चुकी हैं। खेतीहर मजदूरों को किस्तें दी जा रही हैं, स्व सहायता समूहों को नगद पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। तो ये चीजें लेके ये शायद हमारे हिंदी भाषी राज्यों में इसको नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन कर्नाटक एक पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक संपूर्ण पैकेज लेकर अपने किए गए कामों का पूरा लेखा जोखा लेकर
अपना जो घोषणा पत्र बनाएंगे कर्नाटक के लिए, उसमें इसी का उल्लेख करें, इसको बड़ी दमदारी से अगर उठाते हैं तो मुझे लगता है ये बाजी पलट सकती है। और ये जो कांग्रेस के पक्ष में जो बिसात बिछी है, ये बिसात जो है निश्चित रूप से वजीर को गिराने में, अपोजिशन के वजीर को गिराने में कामयाब हो सकती है 2024 में। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नाटक की बात, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और उसकी चर्चा हम लगातार करेंगे ही। और यहाँ इसी दौरान हम चर्चा, हमारे साथी भारत शर्मा जी चर्चा छेड़ रहे थे, उन्होंने चर्चा की राइट टू हेल्थ की, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान से जुड़े हुए हमारे तमाम साथी और हम तक भी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इस बिल के साथ जनता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस बिल के साथ और जिस डिसीजन के साथ जनता हो, तो फिर जो बात आप कह रहे हैं दीपक पाचपोर जी कि आखिरी समय में चुनाव के वक्त 2018 में कांग्रेस ने घोषणा की कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ कर देंगे, और साथ में चावल, चूँकि वहाँ धान की खेती काफ़ी होती है, 12,000 से ज़्यादा किस्में हैं धान के छत्तीसगढ़ में, और धान का कटोरा भी कहलाता है छत्तीसगढ़, तो 1700 रुपये क्विंटल की जगह 2500 रुपये क्विंटल हम धान खरीदेंगे। और पिछले 2 साल का जो धान का की खरीदी जो पिछली सरकार ने की थी 1700 रुपये पे, उस पे भी एरियर के रूप में हम आपको 2500 रुपये देंगे। बहुत बड़ी बात थी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं धनंजय जी, दीपक जी। जी जी, इसी सिलसिले में एक बात सूचना देने जा रहा था कि अभी तक सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार प्रति क्विंटल प्रति एकड़ 15 क्विंटल चावल खरीदती थी। अब उसकी सीमा बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी गई है, क्योंकि इस दौरान यील्ड बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रति हेक्टर जो है किसान ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि नए नए तरीके अपना रहे हैं, प्रोग्रेसिव खेती कर रहे हैं। तो ये समय को पहचान कर सही तरह की घोषणा लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये किसी को छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ राजीव जी। जी जी, भारत शर्मा जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। छोटी छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा हूँ। जो देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि राइट टू हेल्थ जो है ये हर व्यक्ति के लिए है, ये गरीबों के लिए नहीं है। एक चीज मैं ये जोड़ रहा था। दूसरी चीज मैं ये जोड़ रहा था कि देखिए, कांग्रेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस बहुत लगते हैं, लेकिन जो उसने काम किए हैं उन कामों की बात कांग्रेसी भी नहीं कर पाते। मैं अगर मतलब ये राइट टू हेल्थ का जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, केजरीवाल जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं, उससे ज्यादा पैसा राजस्थान सरकार खर्च कर रही है दोनों सेक्टर के ऊपर, लेकिन वो प्रचार में नहीं है। ये मैं एक चीज कहना चाह रहा था। एक तीसरी जो चीज मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, अभी जो नरेंद्र मोदी आईएमआर और एमएमआर को लेकर जो बात करते हैं कि आईएमआर हमारा सुधर गया, एमएमआर सुधर गया, ये सुधरा है एनएचएम के बाद। जो मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, नेशनल हेल्थ मिशन आने के बाद हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो 60 से 65% तक हुआ करती थी पहले, वो बढ़ के 90 से 95% हो गई है। और अगर एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के अगर डेटा देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हेल्थ के सेक्टर में जिस तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन आने के बाद, जो पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, उसके बाद उसको नेशनल हेल्थ मिशन किया गया, जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, तो सवाल यह है कि इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना। और देखिए, फिर इसमें एक और चीज मैं जोड़ दूं, जो अभी जो आयुष्मान कार्ड का जो मामला है, देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। आयुष्मान कार्ड आपके हेल्थ के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाने की बात करता है, जो प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, लेकिन राइट टू हेल्थ जो है वो प्राइवेटाइजेशन के विरोध की बात करता है। तो निश्चित तौर पर जब इतने साल से हेल्थ का पूरा आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो आप ये मत सोचिए कि आपको जो प्राइवेट जो पूरे प्लेयर्स हैं उनका विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी कोई क्रांतिकारी ऐसा काम करेंगे जो कारपोरेट के खिलाफ होगा, तो वहां पर आपको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर आने वाले समय में हम और चर्चा करेंगे, स्पेशल चर्चा इस पे किसी दिन रख लेंगे। और योजनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि योजनाओं पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा जो है वो कहीं एक जगह शिफ्ट कर दी गई हैं, और उसी के इर्द गिर्द पिच कोई भी बनाए, खेलने के लिए सब आ जाते हैं, और वही हो रहा है। इस चर्चा को आज समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शिरीष कोयाल जी, सीधे बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिरीष जी, आपका धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे मुंबई से हमारे साथ। इधर